हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम, जो हम कवर अप करेंगे। टोटल तुम्हारे फास्टेक रिवीजन 30 मिनट्स में कवर करेंगे। साथ ही साथ उसमें तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगा, कंप्लीट थ्योरी होगा। ठीक है। जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर ये वीडियो तुम अगर देख ले रहे हो ना, फिर तुम्हारा जो होगा, मतलब अंदर से एक जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है ना, वो हाई लेवल का होगा। ठीक है। क्योंकि अभी जो बताने वाले बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। केवल और केवल तुम 30 मिनट्स ये वीडियो को देख लो, फिर तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बोलोगे कि भैया क्या पढ़ाए हो। ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज हम पहले बता दे रहे हैं, ये जो है तुम्हारा जेई के लिए और नीट दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है पूछते रहते हैं कि भैया क्या ये नीट के लिए या जेई के लिए, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम दोनों को देखते हुए ये जो है पूरा फास्टेक रिवीजन सीरीज जो है हम बना रहे हैं। ठीक है। चलो मूव करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, साथ ही साथ उसमें केपी और केसी में रिलेशन देखेंगे। उसके बाद ली चैटेलियर प्रिंसिपल देखेंगे। उसके बाद अरहेनियस का कंसेप्ट देखेंगे। साथ ही साथ के और केबी में रिलेशन देखेंगे। और लास्ट में हम लोग बफर सोल्यूशन करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, इसमें सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे तुम्हारा जो भी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे पास है एक कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में वाटर को फिल किया हुआ है। वाटर इसमें फिल किया हुआ है। अगर तुम नीचे से हीट करोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा देर बाद क्या होगा, यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट करेगा। और ये वेपर जो होगा, ये क्लोज कंटेनर में ऊपर जाकर यहाँ पर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाएगा। अब होगा क्या यहाँ से, अब कुछ समय बाद क्या होगा कि ड्रॉपलेट जो होगा ये नीचे आएगा कंडेंस करके, और यहां से जो वेपर है, मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, ये ऊपर जाएगा। तो एक समय आएगा कि ये दोनों जो होगा क्या हो जाएगा, एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। मतलब सिंपल अगर हम लोग बोले तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल कंडीशन। मतलब वहां पे वो क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे तुम्हारे पास फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सेम चीज होता है। क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक समय आएगा जब रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में जा रहा है, और प्रोडक्ट भी क्या आने लगेगा, रिएक्टेंट में आने लगे। उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब जितना तुम्हारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जा रहा है, उतना ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में आ जाएगा। ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मेन जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो कंडीशन क्या बोलता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड, और रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये जो कंडीशन होता है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो तुम्हारे पास है, इसके लिए तुम्हारे पास रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना नेसेसरी है। जैसे सपोज सपोज कर लो कि रिएक्टेंट से अगर तुम प्रोडक्ट बना लो, और प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट बनेगा ही नहीं, तो फिर तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूरा का पूरा आ जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो उस केस में तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहा है तो प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट में आना होगा, तभी ये जो रिएक्शन होता है इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, ये फिजिकल और केमिकल रिएक्शन दोनों में होता है। ये जो दो टाइप्स का होता है, एक होता है तुम्हारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो फिजिकल प्रोसेस में होगा, जैसे मान लो आइस से वाटर बनना, वाटर से आइस बनना, आइस वाटर से वेपर बनना, फिर वेपर जो है फिर से अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये सारी चीजें। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है तुम्हारे पास केमिकल प्रोसेस में होता है। साथ ही साथ ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है अचीव करने के लिए तुम्हारे पास जो व्हीसल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन में नहीं होगा। जैसे सपोज कर लो कोई भी गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये गैस जो है क्या बन जाएगा, वेपर के फॉर्म में बन के बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में तो इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोज कंडीशन होना चाहिए। फिजिकल इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास बहुत सारे टाइप्स है। जैसे हम लोग देखते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, उसी तरीके से सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम ये होता है। तो सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड से सॉलिड में, तो सॉलिड इक्विलिब्रियम। लिक्विड से वेपर में जा रहा है और वेपर अगेन लिक्विड में आ रहा है, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। और सॉलिड अगर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे तुम्हारे से आयोडीन होता है आई टू, ठीक है, वो सॉलिड से डायरेक्ट हुआ गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो गैस से अगेन सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड
वेपर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब यहाँ पर सिंपल क्या बोला जा रहा है कि लिक्विड में तुम्हें सॉलिड को क्या करना है, मिक्स करना है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे सपोज कर लो कि तुम क्या लिए हो, एक कंटेनर लिए हो और इस कंटेनर में ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है, वाटर है। अब तुम इसमें सपोज कर लो कि शुगर को ऐड किए, क्या किए, शुगर को ऐड किए हो। अब तुम देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पास शुगर जो है ऐड करोगे यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या होगा कि ऐड करोगे, सेक करोगे, ऐड करोगे, सेक करोगे, वो मिक्स होते जाएगा। लेकिन एक कंडीशन बाद क्या होगा कि शुगर जब तुम ऐड करोगे तो ये तुम्हारे पास शुगर वहां पे डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शुगर जो है डिजोल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि जो तुम शुगर इसमें डिजोल्व करा रहे हो, वो शुगर जो तुम अलग से जब एक्स्ट्रा ऐड किए हो, मतलब वो तुम्हारा कंडीशन जो होता है सेचुरेटेड होगा जब तुम ऐड नहीं होगा। तो वहां पर जब तुम शुगर को इसमें मिक्स करोगे तो शुगर मिक्स होता है, ऐसा नहीं कि शुगर मिक्स नहीं होता, लेकिन जो इसमें तुम्हारे पास शुगर जो डिजोल्व है वो अगेन शुगर जो है सॉलिड फॉर्म में तुम्हारे पास आ जाता है। तो इसका कंडीशन होता है शुगर लिक्विड जो है वो तुम्हारे पास क्या होगा, शुगर सोल्यूशन, ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन यहीं पे आ जाता है। मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितना तुम शुगर उसमें ऐड कर रहे हो, वो जितना उसमें मिक्स हो रहा है उतना शुगर तुम्हारे पास क्रिस्टल के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये कंडीशन जो होता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब जैसे देखो तुम्हारे पास, जैसे तुम देखी होगी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में तुम्हारे पास क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में तुम्हारे पास जो होता है वो लिक्विड होता है, साथ ही साथ उसमें जो होता है CO2 फिल किया होता है। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन उसी तरीके का है कि जैसे तुम्हारे पास है एक कोल्ड ड्रिंक है और इस कोल्ड ड्रिंक में तुम्हारे पास क्या है कि इसमें लिक्विड फिल हुआ और ऊपर में तुम्हारे पास क्या होता है, CO2 होता है। ये क्या होता है, CO2 होता है। अब देखो CO2 जैसे इसमें डिजोल्व होता है तो यहाँ से जो डिजोल्व CO2 है ये अगेन वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आता है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल डिजोल्व इन द लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर CO2 गैस इज, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा CO2 सोल्यूशन में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा कब, केमिकल प्रोसेस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे देखो यहाँ पर तुम्हारे पास N2 नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या बना है, NH3 बना है। ये जो कंडीशन होता है यही कंडीशन तुम्हारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल का होता है। ठीक है, ये कंडीशन तुम्हारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल का। और इसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से नेक्स्ट जो तुम्हारे पास है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास रिएक्शन है, समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक होता है केसी, ये जो होता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो केसी लिखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लिखते हैं। जब तुम्हारे पास रिएक्शन ओवरऑल जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाता है तब वहां पर हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑलरेडी तुम्हें पता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है, केसी इक्वल टू लिखते हैं, जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट है सी और डी और उसका जो कॉफिशिएंट है उसका पावर के फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय उसी तरह से रिएक्टेंट है ए और बी और उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, उसका पावर तुम्हारे पास क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं, ये कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है। क्लियर है। अब देख लो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट। मतलब कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट में क्या है, ये है। अब इसका तुम्हें क्या लेना है, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट पावर में लेना है, साथ ही साथ डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट कौन है, ए और बी है, इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो ये रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, या हम बैलेंस फॉर्म में जनरल लिखे हैं इसलिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बैलेंस नहीं, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो और इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ये जो होता है ये रेशियो को ही हम लोग केसी बोलते हैं और ये तुम्हारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लो कि ये एक तुम्हारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। अब इस तरीके क्वेश्चन जो होता है वो तुम्हारे पास जेई, नीट और इवन स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें भी ये चीज पूछा जाता है, रिलेशन। तो अगर तुम इस रिएक्शन को ओवरऑल अगर तुम क्या कर रहे हो, रिवर्स कर दे रहे हो, तो जो तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी है वो क्या बन जाएगा, 1/केसी बन जाएगा। क्लियर है। अगर सपोज कर लो कि ये जो तुम्हारे पास ओवरऑल रिएक्शन है इसमें अगर तुम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओवरऑल मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो तुम्हारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका पावर में आ जाएगा वो नंबर जो है तुम्हारे पास। क्लियर है। ये तुम्हारे पास रिलेशन बहुत ज्यादा, तीन रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलो अब जो है इक्विलिब्रियम भी और टाइप्स का होता है, जैसे एक होता है तुम्हारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है वो सेम फेज में रहेगा
मतलब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो का सेम फेज में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। जैसे देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, NH3 गैसियस फॉर्म में, तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अगर उसमें से कोई भी एक अगर दूसरे फेज में रहेगा तो वो तुम्हारा क्या बनेगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ऑलरेडी अभी हम लोग देखे हैं कि अगर कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको केसी बोलते हैं, और वही अगर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखा होता है उसको केपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केपी बोलते हैं। तो इस दोनों में रिलेशन क्या होता है, सपोज कर लो ये तुम्हारे पास ओवरऑल एक रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास अगर केपी लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट का, वहां पे हम लोग केसी देखे कंसंट्रेशन, यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर। तो सेम चीज उसी तरीके से यहाँ पर लिखाएगा तुम्हारे पास, ऊपर जो होगा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का, और नीचे जो होगा रिएक्टेंट का, और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आता है, ये तो तुम्हें पता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे, हम जो है रिवीजन करा रहे हैं इसलिए हम ये डिराइव नहीं कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे तो वहां से तुम्हारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी से ये रिलेट करके, और तुम्हारे पास जो रिलेशन मिलेगा क्या मिलेगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, क्या है, डेल्टा एन। एन क्या है यहाँ पर, एन है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, क्या है, एन जो है नंबर ऑफ मोल है। क्लियर है। चलो, अब डेल्टा एन कैसे फाइंड करोगे, तो डेल्टा एन जो होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट का तुम्हारे पास मोल और माइनस रिएक्टेंट का मोल, इस तरीके से तुम फाइंड कर लोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम लोग देखते हैं प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब सपोज कर लो कि अगर तुम्हारे पास केसी का वैल्यू अगर कुछ आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन हमें क्या बता रहा है, इस चीज को समझते हैं। क्लियर है। जैसे देखो, अगर केसी का वैल्यू अगर 10⁻³ से ज्यादा होगा, 10⁻³ से ज्यादा होने का मतलब हो गया कि ओवरऑल जो ये तुम्हारे पास रिएक्शन है ये कंप्लीशन के फॉर्म में है, मतलब कि नियरली ये कंप्लीट हो चुका है। उस केस में तुम्हारे पास क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेंड किया है। ये केसी तुम्हारे पास कब फाइंड होता है, जब तुम्हारे पास रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाता है। क्लियर है। तो देख लो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट प्री डोमिनेंट है, मतलब नियरली कंप्लीशन के फॉर्म में है। उस केस में क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। उसे अगर के सी का वैल्यू अगर 10⁻³ से कम होगा तो उस केस में जो होगा वो इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ गया, मतलब रिएक्टेंट प्री डोमिनेंट है, और यहाँ पर रिएक्शन जो है वो आगे के लिए अभी प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल कंडीशन है। तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा लेकिन तुम्हें बहुत सारा कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन प्रोसीड रेयरली। और अगर 10⁻³ टू 10⁻³ के बीच में अगर केसी आ रहा है तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, सारी चीज जो होगा वो मिजरेबल कंडीशन पे होता है, सारी चीज जो होगा वो तुम मेजर कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास वहां पर कंसंट्रेशन, प्रेशर, सारी चीज जो होगा वो मिजरेबल कंडीशन पे होता है। तो ये तीन कंडीशन जो है जिसको तुम्हें याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब सपोज कर लो कि तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ चुका है। अब वहां पे अगर सपोज कर लो अगर तुम कुछ भी डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पर रिएक्शन कोसेंट जब भी तुम्हारे पास आता है, मतलब तुम्हारे पास अगर हम बात कर लेते इक्विलिब्रियम को छोड़ के किसी भी तुम कंडीशन पे अगर तुम कुछ भी फाइंड कर रहे हो तो वही तुम्हारा क्या बनता है, रिएक्शन कोसेंट बनता है। तो ये तो एक तरीके का केसी के फॉर्म में ही होता है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यूसी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब देख लो यहाँ से, अगर तुम्हारे पास क्यूसी ग्रेटर देन केसी होगा तो इस केस में जो होगा वह रिएक्शन प्रोसीड होगा रिवर्स डायरेक्शन में। उसी तरीके से क्यूसी अगर लेस देन केसी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में तुम्हारे पास प्रोसीड करेगा। और क्यूसी अगर केसी के इक्वल होगा तो ये तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब कैसे इसको याद रखोगे, तो इसके लिए हम तुम्हें यहाँ पर बताते हैं ट्रिक। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एबीसीडी जान रहे हो, एबीसीडी में पहले क्या आता है, के आता है, बाद में क्या आता है, क्यू आता है, तो ये लिख लो। क्लियर है। अब सपोज कर लो, देखो यहाँ पर एक चीज को याद रखना, यहाँ पर जो वैल्यू बड़ा होगा, जो वैल्यू बड़ा होगा वह, मतलब छोटा वैल्यू अगर सपोज कर लो कि ये तुम्हारे पास छोटा है तो ये इधर जाना चाहेगा, मतलब ओवरऑल ये इक्वल होना चाहता है। इस चीज को एकदम माइंड में फिट कर लो इसी तरीके से। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज बड़ा है और कोई भी चीज एक एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, तो क्या होगा, बड़ा जो होगा वो छोटे वाले की तरफ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाए, मतलब इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं क्यूसी, क्यूसी ग्रेटर देन केसी है, तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या जाना है, क्यूसी बड़ा है, मतलब ये वैल्यू जो है क्या हो गया इस केस में, हम देखो यहाँ पर बता दे, क्यूसी ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू क्या है, छोटा है। तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा, ये जब क्यू जो है इस साइड अगर रिएक्शन आएगा तभी क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर क्यूसी छोटा है और केसी बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है, तो मेंटेन कब करेगा, जब ये इधर जाएगा तभी तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल कंडीशन पे आएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा,
फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा मेरे तरफ से ये ट्रिक है, ये कहीं पे बुक में नहीं लिखा हुआ, तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बोले थे कि ट्रिक भी बताएंगे, जहां जरूरत होगा ट्रिक वहां हम ट्रिक भी तुम्हें बता देंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास रिलेशन बिटवीन केसी क्यूसी एंड डेल्टा जी। डेल्टा जी तुम्हें पता है ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी होता है। तो यहां से तुम्हारे पास कंडीशन जो होता है इस चीज को माइंड में रखना, क्या होता है? डेल जी इजक्वल टू डेल जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। अब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाता है, ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यही जो क्यू है क्या बन जाता है? के बन जाता है। देख लो क्यू सी इजक्वल टू के सी। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास है, देख लो डेल जी का वैल्यू ये जीरो के इक्वल हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल जी हो जाता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, और क्यू जो होता है वो क्या बन जाता है? के बन जाता है। तो रिएक्शन ओवरऑल देखोगे तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ से डेल जी नॉट माइनस आर टी एल एन के हो जाएगा। तो डेल जी नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आर टी एल एन के। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेल जी नॉट का वैल्यू अगर लेस देन जीरो होगा तो ये स्पॉन्टेनियस का कंडीशन होता है। अगर डेल जी नॉट ग्रेटर देन जीरो है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन होता है। मतलब ओवरऑल ये निगेटिव मिलना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, और ये तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास ली चैटेलियर प्रिंसिपल। सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारा अगर बात कर लेते हैं जेई और नीट के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहले एक चीज को समझो, अगर तुम्हारे पास कहीं पे भी अगर तुम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करोगे तो कोई भी क्या चाहेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आना। ठीक है, कोई भी क्या चाहेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आना। तो डिस्टर्ब कैसे होगा? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, रिएक्टेंट है कुछ भी तुम रिएक्टेंट में ऐड कर दियो, कुछ भी रिएक्टेंट ऐड कर दियो हो, प्रोडक्ट ऐड कर दियो हो, तो उस केस में तुम्हारे पास मतलब ओवरऑल तुम्हें किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम को क्या कर देना है? डिस्टर्ब कर देना है। अगर तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो हर कोई क्या चाहता है कि वो हम फिर से इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले। ठीक है, क्या कर ले? इक्विलिब्रियम को अटेंड कर ले। तो इसके लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल आया। ठीक है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्यों आया समझ में आ गया? चलो अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बताया गया कि इक्विलिब्रियम जो होगा किधर शिफ्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे तुम कुछ भी इंक्रीज कर दियो तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जिधर के उसका इफेक्ट क्या हो गया? कम हो जाए। अब इसी पैटर्न को ये सबसे जो है बोलो कि रामबाण है, ये रामबाण लाइन है, इसको याद कर लो। यही चीज सब जगह वर्क करेगा, आगे सब जगह वर्क करेगा। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास ये एक रिएक्शन हम ले चुके हैं। ठीक है, ये रिएक्शन ले चुके हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास कंसंट्रेशन का टर्म आता है। पहले हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके डिक्रीज करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का अगर तुम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। तो बताओ रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? रिएक्शन उधर जाएगा जिधर की रिएक्शन तुम्हारे पास ओवरऑल जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या कर जाए? डिक्रीज कर जाए। तो रिएक्शन आगे जाएगा तभी तो तुम्हारे पास ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन किधर होगा? फॉरवर्ड होगा। अगर तुम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो तो रिएक्शन किधर जाएगा? उधर जाएगा जिधर तुम्हारे पास क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन किधर जाना पड़ेगा? बैकवर्ड जाना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से प्रोडक्ट में देख सकते हो, प्रोडक्ट में अगर तुम इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड जाएगा, तभी तो ये मेंटेन करेगा। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को अगर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन इधर आएगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो ओवरऑल मेंटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम इसी तरीके से मूव करेगा। यहाँ पर तुम्हारे पास रिएक्शन जो है इसी तरीके से प्रोसीड करेगा इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए। सेकंड हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो चीज होता है, एक तुम्हें पता है कि एक्सोथर्मिक होता है, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के केस में तुम्हारे पास हीट जो होता है वो बाहर निकलता है, मतलब रिएक्शन से जो प्रोडक्ट में इधर होता है तुम्हारे पास हीट के फॉर्म में ऐसे होता है। और इंडोथर्मिक में इधर तुम्हारे पास हीट होता है। अब देखो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम्हारे पास सबसे पहले कंडीशन है एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, इधर ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या हीट है। ठीक है, और तुम हीट को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर जाएगा? इधर जाएगा, तभी तो तुम्हारे पास ओवरऑल जो हीट है वो क्या होगा? मेंटेन कर जाएगा, तो बैकवर्ड होगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर तुम घटा दे रहे हो, टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक में हीट जो होता है वो इस साइड होता है। क्लियर है? हीट जो होता है इस साइड होता है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ा तो हीट तो और बढ़ेगा, तो रिएक्शन किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर घटाओगे तो तुम्हारे पास किधर हो जाएगा? हीट कम हो रहा है इधर, तो इधर जाएगा तुम्हारे पास, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीट को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है, थर्ड है तुम्हारे पास प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज कैसे करोगे? तो सबसे पहले एक चीज को समझ लो, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं मोल, तो इधर देखो, इधर तुम्हारे पास रिएक्टेंट में मोल कितना है? 1, और इधर है 3, तो टोटल 4 मोल है इधर, और इधर तुम्हारे पास 2 मोल है।
ठीक है, इस चीज को माइंड में फिट कर लेना। चलो देखते हैं प्रेशर। प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। अगर देखो प्रेशर जो है अल्टीमेटली कंसंट्रेशन पे होता है, इफेक्ट करता है, क्लियर है। अगर तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इधर का जो कंसंट्रेशन, इधर मोल ज्यादा है तो कंसंट्रेशन इधर का क्या कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो इधर तुम्हारे पास प्रेशर ज्यादा हो गया और इधर प्रेशर कम हो, तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। मतलब अगर हम बात करें तो सिंपल क्या बोले तो हायर टू लोअर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिधर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है उधर रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। अब देखो इधर तुम्हारे पास कितना मॉल है, 4, और इधर कितना है, 2। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ये ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, तो ज्यादा डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा बताओ, लोअर टू हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ रिएक्शन जो होगा वो प्रोसीड करेगा, क्लियर है। तो तुम्हें कंसंट्रेशन समझ में आ गया, टेम्परेचर समझ में आ गया, प्रेशर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट में तुम्हारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, साथ ही साथ इनर्ट गैस एक कंडीशन होता है। इनर्ट गैस पे तुम्हारे पास क्या होगा, तो इनर्ट गैस में तुम्हारे पास अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई भी कंडीशन चेंज नहीं करेगा, वो सेम ही रह जाएगा। और लेकिन अगर प्रेशर अगर तुम्हारे पास चेंज कर रहे हो, प्रेशर कंडीशन पे मतलब प्रेशर कांस्टेंट पे तुम्हारे पास अगर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो, तो उस केस में इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले नंबर ऑफ मोल इधर ज्यादा है, तो अगर तुम्हारे पास प्रेशर कांस्टेंट पे अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैक साइड शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम देखते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब कि अब हम जो है हमारे पास क्या होगा, बिटवीन द आयंस जो होगा क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे पास एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारे पास एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। एसिड जैसे मान लो HCl ले लिए, तो ये तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करेगा। उसी तरह से बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ये सारी चीजें। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर कंप्लीटली आयोनाइज अगर हो रहा है वाटर में तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा है, आयोनाइज नहीं हो रहा है, पार्शियली हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर देखते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस। अब अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस किसको बोला गया था, ये चीज को समझते हैं। तो याद रखना, अगर जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट बोल लो, ठीक है, वो तुम्हारे पास अगर वह इक्वल सोल्यूशन में H प्लस आयन दे रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। अगर OH माइनस देगा तो बेस। जैसे एज फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं, तो ये देखो इक्वल सोल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस बनेगा, तो H प्लस आयन दे रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एसिड हो जाएगा। वही अगर NaOH ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस। तो देखो यहाँ पर OH माइनस दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। लेकिन ये जो है इसीलिए इनका लिमिटेशन हुआ अरेनियस का, क्योंकि ये जो है एप्लीकेबल था ओनली फॉर इक्वल सोल्यूशन। मतलब अगर इक्वल सोल्यूशन फॉर्म में अगर ना करे तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और बेस, ये है तुम्हारे पास, ठीक है। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग बताया कि एसिड वो होगा जो H प्लस आयन, मतलब कि H प्लस आयन मतलब क्या है, इसके पास केवल केवल और केवल क्या है, प्रोटॉन है। तो ये केवल और केवल प्रोटॉन डोनेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NH3 प्लस H2O। ये देखो NH4 प्लस और OH माइनस बना है। सबसे पहले समझना, NH3 तुम्हारे पास क्या है, बेस है। NH3 क्या है, बेस है, और H2O क्या है, एसिड है, क्लियर है। एक बेस है और एक एसिड है। अब यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा कि जो तुम्हारे पास देखो यहां से अगर हम बात कर ले तो ये H प्लस देगा, ये H प्लस देगा, इसलिए ये क्या है, एसिड है। तो H प्लस देगा तो H प्लस कौन एक्सेप्ट कर रहा है, NH3। तो क्या बन गया, NH4 प्लस बन गया, और इसके पास क्या हो गया, केवल केवल OH माइनस रह गया। अब एक चीज समझना, बेस का जो होता है तुम्हारे पास, बेस का कंजुगेट एसिड होता है और एसिड का कंजुगेट बेस होता है। इस चीज को माइंड में रखना। क्या बताएं, बेस का कंजुगेट एसिड होता है और एसिड का कंजुगेट बेस होता है। अब यहां पर समझना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें H प्लस का डिफरेंस ले लेना है। क्या ले लेना है, H प्लस का डिफरेंस। जैसे देखो ये तुम्हारे पास बेस है और इसका ये कंजुगेट एसिड है, तो देखोगे तो NH3 और NH4 प्लस में किस चीज का डिफरेंस है, तो सिर्फ और केवल देखोगे तो H प्लस का डिफरेंस है। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। उसी तरीके से तुम देख लो H2O और OH में क्या चीज का डिफरेंस है, तो H2O देख लो, H2O और OH में देखोगे तो सिर्फ केवल और केवल क्या है, H प्लस का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनेगा, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास बेस अगर स्ट्रांग होगा तो कंजुगेट एसिड जो होगा वो वीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास एसिड अगर स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा। तो देखो स्ट्रांग एसिड जो है तो कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा, वीक हो जाएगा, क्लियर है।
अब देखोगे कुछ कंडीशन पे तुम्हारे पास क्या होगा कि ये जो वाटर है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, और कुछ कंडीशन पे एसिड वाटर जो है तुम्हारे पास बेस की तरह भी ट्रीट करता है। इसीलिए H2O एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर होता है। ठीक है, वाटर का क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर। इट्स बिहेव लाइक अ एसिड एज वेल एज अ बेस। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टू मूव लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट क्या होता है? तो लुईस कंसेप्ट समझना, जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे हम लोग एसिड, और जो तुम्हारे पास स्पेसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको बोलेंगे बेस। लुईस के अकॉर्डिंग ये बताया गया। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे जो है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है जो एसिड की तरह ट्रीट करने हैं, जो तुम नॉर्मली देखोगे तो तुम्हें फील ही नहीं होगा कि वो एसिड है, जैसे BF3। अगर BF3 का बात करो तो इसमें तुम्हारे पास पिछले जो भी तुम कंसेप्ट पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग नहीं बता सकते हो कि ये एसिड है या बेस है, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज। क्लियर है? ये तुम्हारे पास है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसीज कैसे है, जैसे देखो BF3 में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ऑक्टेट के लिए तुम्हारे पास स्टेबल के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको किसी भी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स का नीड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिड। ठीक है, और AlCl3 के कंडीशन पे वही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस, जैसे NH3। अब NH3 में देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये दूसरे को दे सकता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बेस, तो इसको बोलते हैं लुईस बेस। और H2O केस में भी यही कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये दूसरे को देगा। तो लुईस एसिड और लुईस बेस, एग्जाम में NTA जो होता है क्या क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे तुम्हारे पास एग्जाम्पल दिया और तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है लुईस एसिड बताओ, लुईस बेस बताओ, नंबर ऑफ लुईस एसिड, नंबर ऑफ लुईस बेस, इस तरीके से। तो याद रखना, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो तुम्हारा होगा एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, बेस होगा। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को आयोनाइज करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि जो वाटर होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट करता है। तो H2O लिक्विड और H2O लिक्विड, यहाँ पर जो है एक एसिड है और एक बेस है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, जो बेस होगा वो क्या करेगा, H प्लस जो होगा इसको देगा, तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस बनेगा, और एक बन जाएगा तुम्हारे पास OH। अब देख लो एसिड का क्या बनेगा, एसिड जो है ये, अब इसका तुम्हारे पास क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा, और बेस है इसका क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। ठीक है, ये चीज को माइंड में रखना। अब देखो यहाँ से अगर तुम के लिखोगे, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे के लिखोगे तो क्या लिखोगे, H3O प्लस, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, H3O प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय OH, और नीचे हो जाएगा तुम्हारे पास H2O। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है, एट 298 केल्विन, जो तुम्हारे पास H2O जो होता है इसका तुम्हारे पास ऐसे ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका हम लोग कंसंट्रेशन को 1 ले लेते हैं। तो नॉर्मली अगर 298 केल्विन पर जो होता है H3O प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है का वैल्यू होता है 10⁻⁻7। ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम यहाँ पर पुट करोगे तो ये तुम्हारे पास H2O का वैल्यू 1 ले लोगे, तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास मिलेगा, ये कांस्टेंट इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा KW, जिसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। KW इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस। क्लियर है? अब दोनों का वैल्यू पुट कर लोगे, यहाँ से 10⁻⁻7, यहाँ भी पुट करोगे 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, तो ओवरऑल जो KW का वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, 10⁻⁻14। ये फिक्स होता है, इसको याद रखना, किसके लिए, वाटर के लिए। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला तुम्हें माइंड में फिट कर लो। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है। और प्योर वाटर का तुम्हें पता है ऑलरेडी, जो पीएच होता है वो 7 होता है। कैसे आया देखो, अभी जो पीछे देखे हो कि तुम्हारे पास कंडीशन क्या था, 10⁻⁻7 था एट 298 केल्विन। अब तुम यहाँ पर पुट करके देखो, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, और एच प्लस का वैल्यू कितना होगा, 10⁻⁻7। देखो तुम्हारे पास क्या मिला, 7 मिला या नहीं मिला। ये तुम्हारे पास क्या होता है, प्योर वाटर का कंडीशन होता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाता है कि पीएच अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, पीएच अगर ग्रेटर देन 7 होगा तो बेस होगा, और पीएच इज इक्वल टू 7 है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखें के डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, H3O प्लस और OH माइनस, जिसका वैल्यू कितना था, 10⁻⁻14। अगर हम दोनों तरफ माइनस लॉग यूज कर ले, माइनस लॉग दोनों तरफ यूज कर ले, तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस लॉग ऑफ KW, उसी से मिलेगा माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। अब देखोगे तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ KW, और माइनस लॉग ऑफ KW ही बनता है PKW। क्या बनता है, PKW। माइनस लॉग ऑफ H प्लस, H3O प्लस बोलो या H प्लस बोलो, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या है, देखो यहाँ पर पीएच है, ये तुम्हारे पास पीएच बनेगा। उसी तरीके से OH के लिए क्या बन जाएगा, POH बन जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 10 टू द पावर, ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ -14 लॉग 10 होगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ओवरऑल क्या मिला, 14 मिला। तो पीएच प्लस POH इज इक्वल टू क्या मिला,
14 मिला, मतलब pKw को हम लोग लिखेंगे pH प्लस pOH और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज यहां पर समझना, मोर अगर एसिडिक होगा तो पीके वैल्यू कम होगा, के वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, के वैल्यू क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, पीके वैल्यू कम होगा। और मोर बेसिक होगा तो के भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और पीके भी वैल्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है पीके ए का क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के होता है। अगर तुम के को इंक्रीज करोगे तो पीके ऑटोमेटिक है कि डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरीके से बेसिक में भी तुम्हारे पास के भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है, तो पीके भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक एस को अगर हम लोग आयोनाइज कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो आयन के फॉर्म में, तो वहां पर तुम्हारे पास 100% तो डिसोसिएट नहीं करोगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वीक एसिड के केस में के ए कांस्टेंट आएगा, इसका फॉर्मूला होगा सी अल्फा स्क्वायर, और के भी हो जाएगा सी के भी हो जाएगा अगेन सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है या बेस बोल लो। ठीक है, और अल्फा जो है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन के और केबी। के और केबी में रिलेशन ये एक्चुअली आया है तुम्हारे पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर से। ठीक है, जब तुम्हारे पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा उस केस में हम लोग रिलेशन देखेंगे के और केबी में। के और केबी का रिलेशन क्या होता है, के इंटू केबी जो होता है वो के डब्ल्यू के इक्वल होता है, और के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻14। ठीक है, अगर तुम इधर दोनों तरफ माइनस लॉग यूज कर लोगे तो माइनस लॉग ऑफ के ए प्लस इंटू के बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। और माइनस लॉग ऑफ के क्या पढ़े हो थोड़ा देर पहले, पीके। और ये जो मल्टीप्लाई में होता है, ऐसे तुम बेसिक अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दो, लॉग ए इंटू बी जो होता है वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, के बी, तो क्या बन जाएगा पीके बी। तो पीके ए प्लस पीके बी किसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 10⁻, यहाँ से देख सकते हो -14 इधर जाएगा तो 14, मतलब पीके ए प्लस पीके बी 14 के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन जो है इसको माइंड में रखना। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास फैक्टर इफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ग्रुप में बात कर लेते हैं, ग्रुप में तुम्हारे पास है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तुम्हारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख लो तो दोनों जो तुम्हारे पास H प्लस है, HCl हो गया, HF हो गया, HBr होगा, HI होगा। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइज जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो साइज अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने का मतलब इजिली ब्रेक कर जाएगा, और इजिली जो H प्लस जल्दी दे देगा वो क्या होगा, वो जो होगा मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि HI ज्यादा एसिडिक है, उसके कंपेयर में HBr कम एसिडिक है, उससे भी कम है, और HF सबसे कम है। अगर हम पीरियड में मूव कर ले तो पीरियड में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे तो तुम्हारे पास फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो देखो HF जो है यहाँ पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का उससे कम होता है, एन का और कम होता है, CH4 में कार्बन का और भी कम होता है। तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल ऑर्डर है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तुम्हारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि एक तुम वीक एसिड लियो, इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। तो CH3COO माइनस और H प्लस ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम CH3COO Na ले लेते तो ये तुम्हारे पास ब्रेक कर जाएगा, CH3COO माइनस और Na, यहाँ पर ये कंप्लीटली ब्रेक करेगा। अगर हम दोनों को मिक्स कर दे, दोनों को क्या कर दे, मिक्स कर दे, तो ओवरऑल जो इसका कंसंट्रेशन है क्या कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ये तो कम है लेकिन ये तुम्हारे पास क्या है, CH3COO ज्यादा हो गया। ठीक है, तो दोनों को मिक्स करोगे तो ओवरऑल जो होगा वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो रिएक्शन जो होगा किधर शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो देख सकते हो कि दोनों में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये जो आयन है ये दोनों में आ रहा है। और ये जो होता है तुम्हारे पास, यही होता है तुम्हारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के केस में तुम्हारे पास हमेशा याद रखना, रिएक्शन जो होता है क्या करता है, बैकवर्ड शिफ्ट करता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका एग्जांपल है CH3COON। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस चाहे जो भी कुछ भी है, सॉल्ट से कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे पास CH3COO लिखा हुआ है, तो जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो CH3COO माइनस और Na प्लस मिलेगा। क्लियर है। अब क्या करना, जिसके पास माइनस वाले है उसके पास H प्लस को भेज दो, और जहां पे प्लस है वहां पे OH माइनस को भेज दो, बस यही करना है। क्लियर है। अब तुम देखोगे तो ये बन गया तुम्हारे पास CH3COOH, और ये बन गया तुम्हारे पास NaOH। अब तुम्हें पता है कि NaOH जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और CH3COOH क्या है, वीक एसिड होता है। तो यहां से जो सॉल्ट मिलेगा क्या मिलेगा,
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, देख लो ये वीक एसिड है और ये तुम्हारे पास NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये CH3COON है। अब देख लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ओवरऑल जो अगर पावर देखोगे, पावर किसका ज्यादा है, बेस का, तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में तुम्हारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच होगा लेस देन होगा, तो लेस देन 7 तुम्हारे पास है। क्लियर है। नेक्स्ट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। अब वीक एसिड और वीक बेस मतलब कि वीक एसिड भी है और वीक बेस है, तो उस केस में एक फॉर्मूला होता है जो होता है पीएच इज इक्वल टू, उसका पीएच फाइंड करने का 7+1/2 ऑफ pKa माइनस pKb होता है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भर के पूछता है, चाहे तुम्हारा स्कूल हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड का पेपर, स्कूल का जो तुम्हारा बोर्ड होता है वो हो, या तुम्हारे पास जेई हो या नीट हो, सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं बफर सोल्यूशन पे। तो ये है तुम्हारे पास लास्ट पार्ट, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर सोल्यूशन सिंपल बोले तो ये जो तुम्हारे पास रेसिस्ट करता है पीएच का वैल्यू को चेंज करने में। अगर तुम सपोज कर लो तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई एक सोल्यूशन मिल चुका है, उसमें अगर तुम कुछ एसिड पॉइंट, कुछ पार्ट एसिड ऐड कर रहे हो या तुम बेस ऐड करोगे, तो ओवरऑल जो पीएच होगा वो डिस्टर्ब होगा। अगर पीएच डिस्टर्ब होगा तो उसको ये रेसिस्ट करता है, क्या करता है, रेसिस्ट करता है पीएच को चेंज होने से। दैट इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। अब यहाँ पर जो बफर सोल्यूशन होता है तो वो तुम्हारे पास दो होता है, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होगा, जब तुम्हारे पास वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होगा एक साथ, तो क्या बनेगा, एसिडिक बफर बनेगा। याद रखना। याद कैसे रखोगे, एसिडिक बफर है तो वीक एसिड ले लेना है, ठीक है, और सॉल्ट जो लेना है स्ट्रॉन्ग बेस का लेना है। जैसे ये तुम्हारे पास CH3COOH और CH3COON है। अब यहां पे तुम्हें एसिडिक बफर का पीएच तुम्हें फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पीकेए, जिसका तुम्हारे पास वीक एसिड है उसका तुम्हें पीकेए ले लेना, ठीक है, एसिड का है, और प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास बेसिक बफर। बेसिक बफर अगेन तुम्हें बेसिक है मतलब वीक बेस ले लेना है, ठीक है, तो वीक बेस और प्लस जो सॉल्ट लोगे, क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का लोगे। तो इस केस में जो पीएच का फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, वीक के अकॉर्डिंग पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास है PbCl2 और ये कन्वर्ट होगा Pb2+ और 2Cl- में। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखो, इसका कंसंट्रेशन एस है, इसका अगर एस है तो इसका क्या बनेगा, 2s बनेगा, क्योंकि ये 1 मोल जो है 2 में बनना है और ये 1 में बनना है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो अगर तुम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका जो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन देखो एस, और ये है तुम्हारे पास 2s और इसका कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसका रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिलेगा KSP इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4s³ मिलेगा। क्लियर है। इस तरीके से तुम्हारे पास कोई भी एग्जांपल अगर आ रहा है तो तुमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुम इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है। आई होप तुम्हें ये टोटल जो तुम्हारे पास सेशन था इक्विलिब्रियम का वो एंड हो गया है। तो इसमें अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बात तुम्हें आगे कौन सा टॉपिक का चाहिए, कौन सा चैप्टर का चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बात ये सेशन तुम्हें कैसा लगा वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी हम लाने वाले हैं और PYQ सीरीज भी है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, वो हम चैनल प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।